हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज का एपिसोड 11 एंड 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो है विंस और हॉली। विंस और हॉली एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ का ओनर उन्हें आगे का रास्ता बता देता है और उस गैस स्टेशन के ओनर का नाम है हार्ले। विंस और हॉली अपने रास्ते निकल जाते हैं जब बीच रास्ते उनकी कार खराब हो जाती है और सेल फोन भी काम नहीं करता। इसीलिए ये लोग सामने के घर में मदद मांगने जाते हैं जहाँ इन्हें एक स्केरक्रो दिखता है जो कि बहुत भद्दा और डरावना दिख रहा था। और तभी वो स्केरक्रो अपनी गर्दन इनकी तरफ मोड़ता है। अब इन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। स्केरक्रो इनका पीछा कर रहा होता है और ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तभी वो स्केरक्रो विंस को मार डालता है और विंस के चेहरे की खाल उतार देता है और हॉली को भी मार डालता है। इधर सैम को उसके डैड का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि इस वक्त वो कहाँ हैं और जिसने उनकी वाइफ यानी डीन और सैम की माँ को मारा वो एक डीमन था। जॉन सैम से कहते हैं कि वो उन्हें ढूंढना बंद करे और जॉन इन्हें कुछ नाम बताते हैं जो कि 3 कपल्स के थे और ये 3 कपल्स इंडियाना में अप्रैल के 3rd वीक में गायब हुए थे और ऐसा हर बार होता है हर अप्रैल के महीने में। लेकिन सैम अपने डैड के पास जाके उस डीमन को पकड़ना चाहता है, लेकिन डीन अपने डैड की बात मान के लोगों की जिंदगी बचाना चाहता है और इसी को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और सैम कैलिफोर्निया चला जाता है और डीन इंडियाना पहुंच जाता है। इंडियाना पहुंच के वो उसी गैस स्टेशन के ओनर से मिलता है जहां विंस और हॉली आए थे। तब एमिली बताती है कि विंस लोग वहां 10 मिनट रुके थे और फिर अपने रास्ते निकल गए। दरअसल एमिली को हार्ले और उसकी वाइफ ने पाला क्योंकि एमिली के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अब डीन वहाँ के कैफे में जाता है और इस कैफे का ओनर है स्कॉटी। डीन स्कॉटी से विंस और हॉली के बारे में पूछता है, लेकिन स्कॉटी को कुछ भी नहीं पता था। अब डीन उस जगह जाता है जहाँ से विंस लोग गायब हो गए थे। तब ईवीपी की लाइट जलने लगती है और डीन उस जगह जाके उस स्केरक्रो को देखता है। जब उसे स्केरक्रो के हाथ पे एक निशान दिखता है और ये निशान वैसा ही था जैसा कि विंस के हाथ पे टैटू बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में डीन स्कॉटी के कैफे में जाता है और एक कपल से मिलता है जो उसी रास्ते जाने वाले थे। वो उस कपल से कहता है कि रात को वो रोड उनके लिए खतरनाक हो सकती है। हम देखते हैं कि स्कॉटी ने शेरिफ को बुला लिया था और शेरिफ डीन को टाउन के बाहर ले जाता है, लेकिन डीन वापस टाउन में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि सैम की मुलाकात मैग नाम की एक लड़की से होती है और वो भी कैलिफोर्निया जा रही थी। यहाँ दोनों बात करते हैं जब मैग बताती है कि वो जो करना चाहती है उसके पेरेंट्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सैम को मैग अपनी तरह लगती है। इधर से वापस उस कपल पे आता है जो उस रास्ते से जा रहे थे और इनकी भी कार उसी जगह आके खराब हो जाती है। अब इन दोनों के पीछे वही स्केरक्रो पड़ जाता है। तब डीन आके उन्हें बचा लेता है और वो स्केरक्रो गायब हो जाता है। इसके बाद सैम डीन को कॉल करता है जब डीन बताता है कि वो स्केरक्रो जिंदा हो गया और ये कोई पेगन गॉड है क्योंकि उसका शिकार हमेशा औरत और आदमी ही होते हैं और ये किसी तरह का फर्टिलिटी राइट है। डीन बताता है कि उस टाउन के लोग इस कपल को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे बकरे को बलि देने से पहले ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, दरअसल पेगन गॉड ने स्केरक्रो को पजेस किया जिसके बाद वो लोगों का सेक्रीफाइस लेता है ताकि टाउन में फसल बर्बाद न हो और वहाँ किसी तरह की बीमारी न फैले। लेकिन आखिर ये कौन सा पेगन गॉड है, इन्हें अभी तक ये नहीं पता है। अब डीन लोकल कम्युनिटी कॉलेज में जाता है और उसे पता लगता है कि वो गॉड है विनियर जो कि एक नॉर्स गॉड है प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी का और ये एक पवित्र पेड़ से जुड़ा होता है जो कि मैजिक से जुड़ा होता है। इतना जानने के बाद डीन वहाँ से जा रहा होता है तभी शेरिफ आके उसको मार के बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन के लोग आपस में मिले हुए थे और अब ये लोग हार्ली से एमिली का सेक्रीफाइस देने के लिए कहते हैं और आज रात साइकिल की 7वीं रात है यानी इनका आखिरी चांस उस पेगन गॉड को शांत करने के लिए। टाउन के लोग एमिली और डीन को बंदी बना लेते हैं क्योंकि वो इनकी बलि देने वाले थे। अब डीन एमिली की हेल्प लेता है और कहता है कि वो उस गॉड को खत्म कर सकता है, इसीलिए उन्हें वो पेड़ ढूंढना होगा जिसको वहाँ के लोग पूछते हों। तब एमिली एक एप्पल ट्री के बारे में बताती है जो कि वहाँ का पहला पेड़ था और वो उसी जगह है जहाँ स्केरक्रो है। अब टाउन के लोग डीन और एमिली को स्केरक्रो की जगह बांध देते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। इधर सैम मैग से कहता है कि वो अपने भाई के पास जा रहा है और सैम डीन को बचाने पहुंच जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि वो स्केरक्रो अपनी जगह नहीं था यानी वो जिंदा हो गया है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन टाउन के लोग इन्हें रोकते हैं। तभी स्केरक्रो हार्ले और उसकी वाइफ को मार के ले जाता है जिसके बाद वहाँ सब लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। अब सुबह हो जाती है। डीन, सैम और एमिली वो पेड़ ढूंढ लेते हैं क्योंकि उस पर निशान बना हुआ था और उस पेड़ को ये लोग जला देते हैं
जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिली बॉस्टन चली जाती है और डीन और सैम अपने रास्ते चले जाते हैं। एंड में हम मैग को देखते हैं जो ट्रक के ड्राइवर को मार के उसका खून भर लेती है और उसके बाद वो उस खून के जरिए कुछ पढ़ने लगती है और कहती है कि उसे डीन और सैम को रोकना चाहिए था। यहाँ हम देखते हैं कि मैग अपने किसी फादर से बात कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि डीन और सैम रॉहेड का शिकार करने जाते हैं जहाँ उन्हें अलमारी में कुछ बच्चे दिखते हैं और सैम उन बच्चों को लेकर चला जाता है और डीन उस रॉहेड को ढूंढने लगता है। तभी रॉहेड सामने आता है और डीन उस पे 100 वोल्ट की गन चला देता है जिससे पानी में करंट दौड़ जाता है और डीन को करंट लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सैम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि डीन की हालत खराब है और उसका दिल डैमेज हो गया है और डीन कुछ ही हफ्तों में मर जाएगा। अब डीन सैम से कहता है कि उसे अकेले ही जाना होगा, लेकिन सैम उसको छोड़ के जाने वाला नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम अपने डैड के फोन पे एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो डीन की हालत के बारे में उन्हें बताता है। तभी वहाँ डीन आता है और सैम कहता है कि वो डैड की डायरी देख रहा था और उसे जॉन के फ्रेंड जोशुआ का कॉल आया था और उसने नेब्रास्का में एक स्पेशलिस्ट के बारे में बताया है। और अब ये लोग वहाँ जाते हैं जब हमें पता लगता है कि वो स्पेशलिस्ट एक फेथ हीलर है जो था रेवेनेंट रॉय। ये देखकर डीन को गुस्सा आता है क्योंकि वो इन सब में बिलीव नहीं करता। ये लोग टेंट में जा रहे होते हैं तब हम एक आदमी को रॉय का विरोध करते हुए देखते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात लायला से होती है जो अपना इलाज कराने रॉय के पास आई थी। अंदर जाने पे रॉय सबके सामने आता है और यहाँ हमें पता लगता है कि रॉय देख नहीं सकता। रॉय कहता है कि यहाँ गॉड हील करते हैं और वो ही रॉय को बताते हैं कि किसे हील करना है और रॉय डीन को चुनता है। अब रॉय डीन के सर पे हाथ रख के उसे हील करना शुरू करता है और डीन को बेहोशी आने लगती है। तब सैम उसे आके उठाता है, लेकिन डीन रॉय के पास एक आदमी की स्पिरिट को खड़ा देखता है जो कुछ पल बाद गायब हो जाती है। अगले दिन लोकल हॉस्पिटल में डीन का चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसका दिल एकदम सही है। यहाँ नर्स बताती है कि पिछले दिनों एक यंग एथलीट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी और डीन को ये बात अजीब लगती है क्योंकि जब उसे हील किया गया था तो उसे कुछ गलत महसूस हुआ था। और अब वो सैम को बताता है उस आदमी के बारे में जिसे डीन ने अपनी हीलिंग के वक्त देखा था। डीन कहता है कि सैम को उस पर विश्वास करना होगा। अब सैम उस एथलीट लड़के के बारे में पता करने जाता है और उस लड़के का नाम था मार्शल हॉल। सैम को मार्शल हॉल का एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त बताता है कि मार्शल हॉल को कोई भी बीमारी नहीं थी, वो एकदम ठीक था, लेकिन मरने से पहले उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा था और उसी वक्त घड़ी में समय रुक गया था। यहाँ सैम को एक और बात पता चलती है कि मार्शल हॉल उसी वक्त मरा था जब डीन को ठीक किया गया था। नेक्स्ट सीन में हम डीन को रॉय के घर देखते हैं जब डीन पूछता है कि रॉय लोगों को कब से हील कर रहा है। यहाँ हमें रॉय की कहानी पता लगती है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है, जिसके बाद रॉय कोमा में चला गया था, लेकिन एक दिन वो उठ गया और तब से वो लोगों को हील कर रहा है। और रॉय ने डीन के दिल को देखा है। वो कहता है कि डीन का कोई अधूरा काम है जो उसे पूरा करना है। अब जब डीन जाने लगता है तो वहाँ लायला अपनी माँ के साथ आती है, लेकिन रॉय की वाइफ सुवैन कहती है कि आज के लिए रॉय अब किसी से नहीं मिलेगा। ये देख के लायला की माँ गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ को लगता है कि लायला की बजाय डीन को ठीक कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन हम मोटेल का सीन देखते हैं जहाँ सैम डीन को मार्शल हॉल की मौत के बारे में बताता है कि उसकी मौत 4/17 पे हुई थी जब डीन को हील किया गया था। और सैम ने पता लगाया है कि पिछले 6 लोग जो मरे थे वो उसी वक्त मरे थे जब रॉय ने दूसरों को हील किया था। हील होने वाले के बदले वो लोग मरते हैं जो उसी बीमारी से परेशान हो, यानी रॉय एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ का सौदा करता है। अब यहाँ डीन सैम को उस आदमी के बारे में बताता है जिसे डीन ने देखा था और डीन कहता है कि वो एक रीपर है और रीपर टाइम को रोक सकता है। और डीन रीपर को इसीलिए देख पाया क्योंकि रीपर को वही लोग देख सकते हैं जिसके पास रीपर आया हो। यहाँ एक टैरो कार्ड पे सैम को एक स्पेशल तरीके के क्रॉस का निशान दिखता है जिसे काला जादू से जोड़ के देखा जाता है और इस क्रॉस का यूज रीपर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब सैम कहता है कि उसने ये निशान कहीं देखा है, यहाँ इन्हें पता लगता है कि रॉय रीपर को बांधने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है। अब उस रात सैम रॉय के घर जाता है और उस ब्लैक मैजिक किताब को ढूंढने की कोशिश करता है और सैम को वो बुक मिल जाती है जिसपे सैम वही स्पेशल क्रॉस बना देखता है। और यहाँ सैम को समझ में आता है कि ये क्रॉस उसने रॉय के टेंट में देखा था। सैम को उस बुक में कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जो उन लोगों के थे जिन्होंने रॉय के खिलाफ बोला था। अब ये बात सैम डीन को बताता है कि रॉय उनको मरवाता है जो उसके खिलाफ बोलते हैं। और अब उस आदमी की बारी थी जो रॉय के टेंट के सामने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। डीन टेंट में रॉय को रोकने जाता है और आज रॉय लायला को हील करने वाला है।
डीन लायला को रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। रॉय इसे हील करना शुरू करता है और इधर उस प्रोटेस्टर को रीपर दिखने लगता है जो उसका पीछा करता है। तभी सैम उसे बचाने आता है लेकिन वो रीपर सैम को नहीं दिख रहा था। उधर दूसरी तरफ डीन ये कह के कि टेंट में आग लग गई है रॉय को हील करने से रोक देता है, लेकिन रीपर फिर भी प्रोटेस्टर की जान लेने लगता है। सैम डीन को ये कॉल करके बताता है कि रॉय को रोकने से कुछ नहीं हुआ। तब डीन की नजर सुएन पे जाती है जो वहीं खड़ी होकर चैंटिंग्स कर रही थी। अब डीन उसे रोकता है। तभी सुएन चिल्ला के पुलिस को बुला लेती है। डीन सुएन के गले में उस नेकलेस को देखता है जिसमें वही क्रॉस बना हुआ था, लेकिन सुएन पुलिस से बोलती है डीन को गॉड देख लेगा। अब मोटेल में सैम और डीन उस बुक के बारे में बात करते हैं जो रॉय के घर पे मिली थी। वो एक एंशिएंट बुक है जिसे प्रीस्ट ने लिखा था जो काला जादू करता था, जिसमें रीपर को ट्रैप करने का स्पेल लिखा था, जिसके मुताबिक रीपर को ट्रैप करने के लिए एक ब्लैक ऑल्टर की जरूरत होती है जिसपे आपको मांस, हड्डियां, खून जैसी चीजें रखनी होंगी। और ये ब्लैक मैजिक रॉय की वाइफ सुएन कर रही है ताकि रीपर के जरिए वो उन लोगों को मार सके जो उसके खिलाफ बोलते हैं। एक तरह से मौत को धोखा देना। और रॉय को रोकने के लिए इन्हें सुएन के उस क्रॉस को तोड़ना होगा और उस ब्लैक ऑल्टर को। ये लोग जाके देखते हैं कि रॉय लायला को हील करने वाला था लेकिन वहाँ सुएन नहीं थी। अब सैम सुएन को रोकने जाता है और डीन पुलिस वालों का ध्यान भटकाता है। सैम को बेसमेंट में ब्लैक ऑल्टर मिलता है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब सैम देखता है कि सुएन लायला के बदले डीन को मरवाने वाली थी, तभी सुएन आके सैम को वहाँ बंद करके चली जाती है और इधर रीपर डीन की जान लेना शुरू करता है। और सुएन चैंटिंग करती जा रही थी लेकिन तभी सैम आके उसके गले का माला तोड़ देता है जिससे वो स्पेल टूट जाता है और अब रीपर सुएन की ही जान ले लेता है और डीन की जान बच जाती है। लेकिन डीन को लायला के लिए बुरा लगता है। अब देखते हैं कि सैम ने लायला को बुलाया था ताकि वो डीन को बाय बोल सके। तभी लायला बताती है कि सुएन की मौत हार्ट अटैक से हो गई और रॉय ने उसे हील किया लेकिन वो हील नहीं हो पाई। लेकिन वो डीन से कहती है कि वो ठीक है और उसे गॉड पे बिलीव है। जाते वक्त डीन कहता है कि वो ज्यादा प्रेयर तो नहीं करता लेकिन वो लायला के लिए प्रे करेगा। और तब लायला कहती है कि ये एक चमत्कार है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो सुपरनैचुरल सीरीज के एपिसोड 11 और 12 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे व्यूज दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।